देख रहे हैं इंडिया टीवी में, हूं पिनाज त्यागी। बदल रहे हैं हालात और आज की सुबह बिल्कुल अलग थी और इसी सुबह ने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। पाकिस्तान में अभी मोदी जिनपिंग की नजदीकियों की परेशानी का सबब बनी हुई थी कि अब ट्रंप और मोदी के बीच ऑल इज वेल की खबर आ गई है। चीन में जिनपिंग ने मोदी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और पाकिस्तान उन तस्वीरों को देख के डरने लग गया। उसे टेंशन हो गई कि हमारा दोस्त तो नहीं चला जाएगा। और अब ट्रंप भी मोदी को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री और अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। क्या मोदी ने ट्रंप और जिनपिंग को अपनी साइड कर लिया है? क्या मोदी ने पाकिस्तान पर ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है कि अब पाकिस्तान की जमीन खिसक गई है? क्या पाकिस्तान के हथियार और पैसे की फंडिंग अब बंद होगी? पाकिस्तान के दोस्त अब उसे बैक नहीं बल्कि उससे बैक ट्रैक करने वाले हैं। क्या हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान और मुनीर का इलाज करने का यह बिल्कुल परफेक्ट वक्त है? पाकिस्तान का परमानेंट इलाज कैसे होगा? पाकिस्तान अपनी टेरर पॉलिसी से क्या बाज आएगा? आज इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। भारतीय सेना के वो योद्धा जिन्होंने आतंक इंसर्जेंसी के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। उनका अनुभव क्या कहता है? पाकिस्तान सुधरेगा या नक्शे से गायब होगा? इसी पर होगी बात। जोरदार तालियों से हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं, बीओसी इन कमांडर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। हमारे साथ इस वक्त संजीव कपूर जी हैं, पूर्व एयर मार्शल। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव सरदाना जी हैं, पूर्व कमांडर नेवी से। राज सर, सबसे पहला सवाल आप ही से। जिस तरह से डिप्लोमेटिकली अब हम एक स्ट्रांग ग्राउंड पर आ रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के नाम पर बहुत जैसे कहते हैं कि लग रहा था उसे कि उसने दुनिया फतेह कर लिया, नैरेटिव बना रहा था, कि ये सही वक्त है पाकिस्तान पर अटैक करने का, आतंक से निजात पाने का? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के जो यथार्थ होते हैं वो ट्रंप साहब की एक ट्वीट से बदली नहीं हो जाते। तो ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया, पहल की है, हमको गर्मजोशी से उसका जवाब देना चाहिए। पर पाकिस्तान, आप देखिए, अभी आपने परेड देखी थी, चीन जो परेड हुई थी चीन, हाँ, उस पर आप देखें जो आप सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन किया चीन ने, हमको ये देखना है कि भाई हमारा असली शत्रु कौन है। मेरा तो ये मानना है पाकिस्तान इज़ अ पेस्ट, चाइना इज़ द थ्रेट। पेस्ट क्यों? उसकी इकॉनमी क्या है? $0.38 ट्रिलियन। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है भारत का बम्बई के स्टॉक एक्सचेंज से भी कम है। सो पाकिस्तान को अभी तो हमने मजा चखाया 10 मई को। व्हाट वी मस्ट डू विद पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉम्बैट ओवर मैच। तो आप इस तरह की अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। जैसे इस बार हमने मसूद अजहर के क्या बहनोइयों को मारा, 4 ब्रदर इन लॉज। अगली बार आप स्पेस ISR में इस तरह की आपकी क्षमता हो कि आप मसूद अजहर को निकालें, जैसे USA सुलेमानी को निकालता है। सो आई एम सेइंग कि वी मस्ट बिकम अ सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर ऑफ रिस्ट्रेंट। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। कम बोलो बट जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा वार करो कि दुश्मन दोबारा आपकी तरफ ना देखे। तो मेरा मानना ये है कि अभी तो उसको मज़ा चखाया है, अभी थोड़ा उसको आराम करने दो। और जो हमारी बाकी चिंताएं हैं चीन वगैरह के बरखिलाफ, उस पर हमें ध्यान देना है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा गंभीर मसला है, समय लगता है क्षमताओं को बढ़ाने में। तो चैन के साथ, विवेक के साथ वी शुड बिल्ड कैपेसिटीज़। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, कैपेसिटीज़ बिल्ड करिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मारेंगे। अभी थोड़ा ना कि ट्रंप साहब ने एक सुबह ट्वीट कर दिया तो शाम को हमने एक और हमला कर दिया। लेकिन सर, क्या उनके हमले का इंतजार करें? अब देखिए, हाँ देखिए, क्योंकि एक कॉमन इंसान के जहन में आता है कि भाई बालाकोट, उरी, उसके बाद पहलगांव, तो मतलब हम लोग वेट करते हैं कि आइए पहले हमें मारिए, व्हेन वील ब्लीड देन वील रिस्पॉन्ड। अगर आप पाकिस्तान में होती तो देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो आप हम इस बार बदला क्या है? पहले आप हमला करते थे, 26/11 के बाद क्या हुआ, पराक्रम के बाद किया पार्लियामेंट अटैक, और फिर कहते थे देखिए आप हमला करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इस बार जो न्यूक्लियर वेपन्स का ये स्कूली झांसा था, उसका हमने पर्दाफाश कर दिया। हमने बोला देखिए कुछ भी हो आपको मारेंगे। मैंने 44 साल गुजारे हैं फ़ौज में, हमने ये पंजाब में तो मैप पे ही मारे थे। इस बार हकीकन आपने रावलपिंडी मारा, रायविंड मारा, नूर खां मारा, बुलारी मारा। आई मीन ही वॉज नेकेड एंड एक्सपोज्ड, ही वुड हैव गॉट अ मैसेज। अब दोबारा अगर हरकत करेगा तो दोबारा और उसका करेंगे। बट अब वैली में छोटा इन्फिल्ट्रेशन हो, 1-2 बंदे,
अब उस पर यू नेशंस डोंट एक्ट लाइक दिस। चलता रहेगा, हम बड़े राष्ट्र हैं, बट हमें क्षमताएं बढ़ानी चाहिए, उसके मैं पूरे पक्ष में हूँ। पर ये कि भाई हर रोज़ पाकिस्तान है, इट्स अ पेस्ट, बट वुड यू लाइक टू बी इन पाकिस्तान? $0.38 ट्रिलियन इकॉनमी नष्ट होता जा रहा है। और उसकी जो मूल समस्या क्या है? उसकी मूल समस्या ये है कि जो उनकी मिलिट्री है वो राजनीतिक नियंत्रण में नहीं है, दे नॉट इन पॉलिटिकल कंट्रोल। तो मुनीर साहब डिसाइड्स अ गुड नेशन हैज़ अ पावरफुल मिलिट्री लाइक इंडिया बट अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल। हमारे यहाँ तय करते हैं प्रधानमंत्री जी, सर्विस चीफ्स डोंट। सो दीज आर द साइंस ऑफ अ गुड नेशन। तभी तो आपकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है। आप कहाँ जा रहे हैं? और पाकिस्तान तो तबाह हो रहा है। तो पाकिस्तान से उस सिलसिले में मतलब उस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप ये कह रही हैं दैट वी शुड बिल्ड कैपेसिटीज, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ अगली बार आप मसूद अजहर को निकालें, DGISR को निकालें, GOC बहावलपुर को निकालें, दैट गिव्स अ लार्जर मैसेज। तो ठीक है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को इस तरह से बढ़ाना होगा कि जिस तरह से इजराइल को हम देखते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इजराइल की आपने जिक्र किया ना, 2006 से हर रात इजराइल को ये पता था कि नसरुल्लाह साहब कहाँ सो रहे हैं। 2006 से निकाला 26 सितंबर 2024 में। सो दे क्रिएटेड दीज कैपेसिटीज। अभी वहाँ उनके भी बड़े हमले होते हैं, बट उसमें ना कि हर रोज़ चल देते हैं। तो मेरा ये मानना है इजराइल एक अच्छी मिसाल है, वी मस्ट टू, बट दे इन्वेस्ट इन सोफिस्टिकेटेड कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ISR। अभी उस प्रकार की क्षमता हमारे पास नहीं है, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र की बात की इस बार जी, वो क्या कह रहे थे? इट वॉज अ पॉलिटिशियंस इंस्टिंक्ट। और हमसे कह रहे थे साहब कि हमारे खतरे बढ़ रहे हैं, हमें एक सिटाडेल तैयार करना है, AD टोपोलॉजी, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन, टेक्नोलॉजी से लैस AI, क्वांटम, इस तरह के हमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जिसमें समय लगेगा। ठीक, दत्ता साहब आप भी सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपका इस पर व्यू ये है कि नहीं भाई यही समय है, सही समय है? देखिए पिनाज, ऐसा है, एक होता है टैक्टिकल रिस्पॉन्स, एक होता है स्ट्रेटजिक, और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसमें आप उस लॉन्ग टर्म थ्रेट को एक सिस्टमेटिक तरीके से जड़ से ख़त्म करते हैं। आज के दिन में जो पाकिस्तान का मसला है भारत के साथ, वो पाकिस्तान की फ़ौज के कारण है। पाकिस्तान की फ़ौज ताकत में रहने के लिए लगातार पाकिस्तान की आवाम को ये खतरा दिखाती आ रही है कि हमको भारत से खतरा है, भारत हमारे पे हमला कर देगा, हमको श्रीनगर को आज़ाद कराना है, JNK को आज़ाद कराना है। तो उस चीज़ को लेके वो अपनी आवाम को बरगलाती रहती है ताकि उनकी आवाम जो है पाकिस्तान की फ़ौज को वाह वाह करती रहे। जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज की अहमियत पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में ख़त्म हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तान के साथ हमारे मसले बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अब समझ रहे? अभी अगर मैं आपको थोड़ा और हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं, 1971 में भारत ने पाकिस्तान की फ़ौज को नंगा करके खड़ा कर दिया था। 93,500 PW हमारे कब्जे में थे। दुनिया में इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ना अब हुआ है। वो एक मिसाल थी। उस समय अगर हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, हमारे एडवाइज़र लोग जो थे, अगर वो सही विचार करते, वो समय था पाकिस्तान का मसला परमानेंटली ख़त्म करने का, JNK के मसले को परमानेंटली सुलझाने का। अभी भुट्टो ने और मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या सीक्रेट पैक्ट किया, कहीं पे लिखित में नहीं है कि क्या उन्होंने प्लान किया था, किस माध्यम से हमने उनके 93,000 PW वापस दे दिए, और हमने क्यों नहीं अपने 55 PW वापस लिए। आज तक उनकी जेलों में पड़े हुए सड़ गए वहाँ पे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फौजें जंग लड़ती हैं, जनरल आपके लिए जंग जीत के देते हैं। उस जीती हुई जंग को आगे कायम रखने की जिम्मेवारी हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की होती है। अगर आपकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन तगड़ी है, वो अब अपने देश के लिए फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, तो देश कभी भी मार नहीं खाएगा, वो कभी भी जीती हुई जंग को हारेगा नहीं। तो अभी जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया, जब तक कि पाकिस्तान की फ़ौज ताकत में रहने के लिए वो हिंदुस्तान का हवा नहीं दिखाएगी, तब तक ये मसला निपटेगा नहीं। उसका तरीका क्या है?
पाकिस्तान की फ़ौज क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज पंजाबी मुसलमान, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, पूरी पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब प्रोविंस कर रहा है, बलूचिस्तान के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, सिंध के ऊपर। अब सबको मालूम है कि वहाँ पर सब जगह पे अनरेस्ट चल रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादी का मूवमेंट चल रहा है, सिंधु देश की मांग चल रही है, पीओके के अंदर नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक धक्का और दो, तो खैर आगे नहीं बोलूँगा, तो वही है, अभी एक धक्का और दो, ये पाकिस्तान को गिरा दो आप। और जिस दिन पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा, पंजाब की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, पाकिस्तान की फ़ौज का वजूद ख़त्म हो जाएगा। और संदूर से पहले पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तानी अवाम थूक रही थी, वहाँ पे कहीं वो कहीं पे उनका ट्रेन हाईजैक हो जा रहा था, बलूचिस्तान में रोज़ ये लोग मारे जा रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ ये पिट रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी, अफ़गानियों ने हमला कर दिया था इनके ऊपर, तालिबानियों ने। तो पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही जरिया है, किसी तरह से हिंदुस्तान का खतरा पैदा करो। खतरा कैसे पैदा किया? कुछ टेररिस्ट अटैक कर दो, हिंदुस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा तो सारी अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाएगी, और पाकिस्तान की फ़ौज तो हमारी बड़ी जांबाज फ़ौज है। यही कराया उसने, जो पहलगाम का हमला था, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर ताकत में रहने के लिए पहलगाम का हमला करवाया। और उसके एवज में हमने क्या किया? उनको घर में घुस के मारा, और इस प्रकार से मारा जिस प्रकार हमने पहले नहीं मारा था। जैसे जनरल साहब ने बताया, हमने इस बार पंजाब के अंदर उनकी जो मेन उनके जो एरियाज हैं, जहाँ चाहे जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, उनकी जितनी स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड थी, सबको हमने तबाह किया। अभी इससे बड़ा मैसेज क्या जा सकता है पाकिस्तान को? अगली बार अगर वो कोई हिमाकत करेंगे तो मुनीर भी बचेगा नहीं। मुनीर चाहे बंकर में हो, मुनीर जहाँ भी हो, हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि नॉन स्टेट एक्टर कोई नहीं है। कोई भी हमला भारत पे हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है, और उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुलस्सिस है, और उसके लिए हम बदला लेंगे और कोई भी टारगेट नहीं छोड़ेंगे जो हम समझते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल, और सीडीएस भी हमारे यही कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में जो वॉर होगी वो पूरी परंपरागत वॉर के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, और वायु शक्ति का इसमें बड़ा रोल होगा। ए मार्शल साहब, जैसा कि अभी 4 दिन के 88 आवर्स वॉर में दिखा कि चीज़ें कितनी फास्ट डेवलप हो सकती हैं। और जैसे जनरल राज शुक्ला ने कहा, फर्स्ट टाइम वी हैव अटैक्ड, हमने पहली बारी 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तानी पंजाब में अटैक किया है। उन्होंने अपनी जनता को इस तरह की कहानियाँ सुनाई थी कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जब बहावलपुर और मुरीद के 7 की सुबह जब निकाले गए, और प्रिसीजन स्ट्राइक है, आप देखें एक एक वेपन उस गुंबद के थ्रू गया है, और 3 स्टोरीज पार करके जहाँ टारगेट है वहाँ पे लगा है, आसपास की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल देश का, बट जैसा कि मैं कई फोरम्स में कह चुका हूँ, आने वाले समय में इनकी जो टैक्टिक्स है वो हमास टाइप होने वाली है, क्योंकि हमास के लोग अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो जो 8 और 9 को युद्ध हुआ मई को, वो हमास टैक्टिक्स पे हुआ, जहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध ड्रोन एंड मिसाइल्स फायर करने स्टार्ट की उनके इलाके से, और ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम था, जो लड़ाई होती है जिस तरह से टिपिकली। बट टर्निंग पॉइंट, जैसा कि आप सबको मालूम है और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 10 तारीख की सुबह आया। 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 9-10 की नाइट को जब 11 एयरफील्ड उनके जब निकाले गए, और उसमें सबसे अहम था नूर खान। इनका एक एयरबेस है जो रावलपिंडी में है, जिसने 65 और 71 वॉर में बहुत अहमियत इस एयरफील्ड ने प्रदान की। आपके व्यूअर्स के लिए और बेनिफिट के लिए, नूर खान एयरफील्ड उनके एयर चीफ के नाम पे रखा गया है। और नूर खान जब इंडिया में थे बिफोर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो उन्होंने, एक कहानी है, वो अम्बाला के बेस कमांडर थे, और उसी बेस में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ़ थे।
तो जब 47 में पार्टीशन हुआ तो नूर खान ने लतीफ़ से बोला फ्लाइट टाइम कि तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, तो लतीफ़ ने मना कर दिया और ही लेटर वेंट एंड बिकम द एयर चीफ मार्शल लतीफ़ भारतीय वायुसेना के। तो उनके नाम पे ये एयरबेस रखा गया है। यहाँ पे पाकिस्तान की एकेडमी है, यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे इनकी वीवीआईपी फ्लाइंग होती है, यहाँ से इनका सारा जो सेंटर है फॉर कंट्रोलिंग ऑल दी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एवैक्स एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एंड C-130, इनके वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स यहाँ से चलते हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी साथ में है, इस्लामाबाद साथ में है, एंड बेस्ट ऑल काहूता जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी नूर खान के पास है। तो जब ये एयरबेस निकाला गया सुबह 10 की सुबह में, तो कहीं ना कहीं ये इनको लगा कि अभी बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है। एंड अगर आपने कल रात की न्यूज़ देखी होंगी तो अमेरिकन C-17 अभी नूर खान पर लैंड कर रहे हैं। वो जहाज़ फुली लोडेड हैं, ग्लोब मास्टर्स वहाँ लैंड तो कर कह रहे हो तो राहत सामग्री लेकर आए हाँ, हैं। तो कह रहे हैं, बट आई थिंक सो उनकी मदद की जा रही है वो एयरफील्ड बिल्ड करने के लिए। तो ऐसे अमेरिका पे कितना भरोसा कर लें सर? हमारे से दोस्ती की बात कर रहा है, तारीफ कर रहा है और वहां पर ग्लोब मास्टर से सामान भिजवा रहा है। उसको आपको जानना रहेगा पार्टीशन से 47 से 54 में सेंटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, 55 में इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि बगदाद ट्रीटी के नाम से, तब से पाकिस्तान की मदद की जा रही है। 65 वॉर हो गई, 71 वॉर हो गई। जो मेन मदद की अमेरिका ने, CIA ने जो मुजाहिदीन क्रिएट किए 1979 से 1989 तक, जब USSR ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, तो पूरी मदद अमेरिका ने इनकी की और आज तक करता आ रहा है। चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो F-16 बेचने हो, चाहे वो C-130 देने हो, चाहे वो कोबरा हेलीकॉप्टर देने हो, चाहे कुछ भी सामान देना हो, अमेरिका पाकिस्तान की मदद शुरू से करता है, अभी भी करेगा और आगे भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैयारी हमें अपनी करनी है और सरदार साहब ये तैयारी सरकार ने शुरू भी कर दी है। जिस तरह से नेवी को एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर देने की बात हो रही है, AI से तकनीक लैस हथियार देने की बात हो रही है, गोला बारूद एम्युनिशन सबकी खरीद जो है बढ़ा दी गई है और मेक इन इंडिया पर भी फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमें अगला युद्ध हर फ्रंट पर लड़ना है और बड़ी ताकत से लड़ना है और अपने आप ही लड़ना है। बिल्कुल, देखिए भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा रोल था इस जो लास्ट ऑपरेशन हुआ सिंदूर, और उसके बाद भी चलते रहा। भारतीय नौसेना कराची के बाहर थी। हमारा जो कैपेबिलिटी थी कारगिल के समय भी और अभी भी, इस बार तो और भी ज़्यादा, पूरी भारतीय नौसेना की युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो हम उनके पाकिस्तान का कोई भी एरिया नहीं था, कोई भी 1 इंच नहीं था जहां भारत की पहुंच नहीं थी। एयरफोर्स ने करके दिखाया और आर्मी ने करके दिखाया, लेकिन नेवी को इस समय मौका नहीं मिला था। लेकिन नेवी का वहां होना भी एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती थी कि यदि नेवी भी अंदर घुस गई, क्योंकि नेवी के पास इतने आधुनिक हथियार हैं, इतने पनडुब्बियां हैं जो अंडर वाटर से लैंड अटैक कर सकती हैं, मिसाइल्स हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी चप्पा चप्पा भारत की फौज के निशाने पर था। आपने पिछले कुछ समय पहले सुना था कि अमेरिका गए थे मुनीर साहब, और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की उन्होंने तुलना क्या की कि पाकिस्तान तो एक डंप ट्रक है, एक ट्रक है जिसके अंदर मलबा भरा हुआ है, और भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है। अगर इनकी टक्कर हो गई तो यदि वो खुद मानते हैं, और उनके कहने से नहीं, पूरे विश्व को पता है कि नुकसान मर्सिडीज का होगा, वो उस ट्रक को कुछ भी मलबा लेके ही जा रहा है। वो उनका देश इस समय मलबा बना हुआ है। और आज की डेट में जब फ्लड्स भारत में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आए हैं, तो भारत ने तो किसी से टेंट और बाकी राहत सामग्री नहीं मांगी, उन्होंने तो UN से मांगी, US से मांगी। अब कह रहे हैं पूरे विश्व हमें खान-पान की सामान दे, रेस्क्यू का सामान दे। तो इसलिए वो किस दर्जे पे हैं और हम किस पे हैं? हम एक मैच्योर देश हैं, मैच्योर नेवी है, मैच्योर आर्मी है, एयरफोर्स है, पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर है, जो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वो सिर्फ साहूकार हैं, बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में देश चलाने में इन्वॉल्व हैं या देश बर्बाद करने में इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान आर्मी उनके हित के लिए नहीं है, उस देश को बर्बाद कर रही है भारत की फौज, भारत के हित के लिए। ठीक है, तो एक फेल्ड स्टेट से हमें उसी के, जिसे कहते हैं ना कि कीचड़ में उतर के नहीं लड़ना है, क्योंकि खुद भी गंदे हो जाएंगे। हमें उस हिसाब से एक मैच्योरिटी के साथ डील करना है।
इस डीलिंग को किस तरह से ये डीलिंग होती है? सर, आपने क्योंकि कश्मीर में यू हैव कंडक्टेड मेनी ऑपरेशंस एंड यू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जब कोई बाहर खासतौर से नौजवान बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतनी ताकत है हमारे पास, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे से, ना हथियार से, ना कुव्वत से, तो फिर भी क्यों होता जा रहा है? आप ज़रा बताएंगे, हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी काफ़ी युवा बैठे हैं और दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप यहाँ समझा सकें हमें? देखिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तैनाती है, जिसे हम कहते हैं काउंटर टेरर ग्रिड, वो उस पे एक बटालियंस का सिलसिला है जो कवर करते हैं, जो ये आतंकी दस्ते हैं उन पे नज़र रखते हैं, उनको नष्ट करते हैं। अभी उसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं AIOS, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है पूरा, उसको टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है ना, HHTI से, ड्रोन से, कैमरा से, बहुत कुछ वहाँ एक उसको तकनीकी रूप से उसमें सुधार आ रहा है। उसके पीछे एक और बटालियंस की लाइन होती है जिसे आप कह सकते हैं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। तो LC काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और उसके पीछे काउंटर टेरर ग्रिड। पर इन सब के बावजूद अगर हमने LC पे कामयाबी हासिल की है, जैसे आप कह रही थी भाई कितने ग्रुप्स आते हैं, हम कितनों को मारते हैं, अब कुछ उसमें से निकल जाएंगे। आप देखिए जो वहाँ पे जो विजिलेंस है, जो चौकन्नापन है, इट हैज़ टू बी 24/7 365। बर्फ़ के समय, बारिश के समय, नाउ इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन सच विजिलेंस लेवल्स। कभी कभी चूक होती है और कुछ लोग निकल जाते। पर जो प्रमुख धारा है इस पोस्ट डिप्लॉयमेंट की, ये है जिसे मैं कहूँगा वीरता की, अद्भुत प्रकृति की, यूनिक इथॉस। अब आप कहेंगी कैसे, तो उसकी बड़ी कहानियाँ हैं, बट एक कहानी जो अभी एक जैनुल दुआ साहब ने एक बुक लिखी है चुन्नी लाल पे, ही कॉल्स इट द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, वीरों का वीर, उसकी मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जो पूरी मजबूती आती है वो इस वीरता से आती है, इस जिसे मैंने कहा इथॉस से। अब देखिए वो क्या है। चुन्नी लाल भदरवाह से एक सैनिक बनता है 8 जैक लाइन में, और जब आपको याद है बाना पोस्ट सियाचिन में, जिसमें बाना को परमवीर चक्र मिला था, ये नायब सूबेदार बाना के दस्ते में एक नया सैनिक होता है और उसमें उसको पहला अवार्ड मिलता है। चुन्नी लाल को इस देश के इन आवर सिस्टम वी हैव 4 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स, 4 में से 3 चुन्नी लाल को मिले हैं। सेना मेडल गैलेंट्री, वीर चक्र, और फाइनली जब उसको वीर गति प्राप्त होती है तो अशोक चक्र। अभी देखिए वीरता की कहानी देखिए। तो उस टाइम बाना पोस्ट पे बाना सिंह, जिसको मेरे ख्याल से महावीर चक्र या परमवीर चक्र मिला था, बाना सिंह कहते हैं ये लड़का निडर था, ही वॉज फियरलेस, इसकी आंखों में मुझे डर नहीं नज़र आया। उस समय के जो कोर कमांडर थे जनरल समी खान, उन्होंने कहा चुन्नी लाल तुमने तो वो काम किया है जो देवता लोग करते हैं, मीन्स योर देवताओं जैसा, सो योर वैलर वॉज गॉडली। हाँ, फिर एक और ऑपरेशन होता है JNK में जिसमें इनको सेना मेडल गैलेंट्री मिलती है। पर जो तीसरा ऑपरेशन है जिसमें इनको वीरगति प्राप्त होती है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक कोई हिस्सा उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, दायित्व में, और जब चुन्नी लाल वहाँ आता है उसको बताया जाता है कि भाई 3 टेररिस्ट अंदर निकल गए। उसमें इतना आक्रोश होता है, वो अपने को दोषी मानता है कि मेरे इलाके से लोग निकले कैसे, और वो पीछे मुड़ता है और जो बुशेस हैं थिकेट में उसमें घुसता है, जानता है वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए, अकेले घुसता है और फायर करते करते 4 को ख़त्म कर देता है। बट उसको गोली लगती है उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में, पेट में, गर्दन पे, और वो बेचारा, उसे वीर गति प्राप्त होती है, उसको अशोक चक्र मिलता है। उस किताब में जनरल दुआ लिखते हैं कि चुन्नी लाल एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। ही वॉज स्पिरिचुअल सो ही वॉज ब्रेव, ही वॉज स्पिरिचुअल, ही वॉज ब्रेव, और एक वो साधारण परिवार से था। तो जैसे मैं कहता हूँ इंडिया भारतीय सेना में गैलेंट्री इज अ ट्रेडिशन, वैलर इज अ वे ऑफ लाइफ। शौर्य जो है एक परंपरा है, वीरता जीवन का रूप है, और ऐसे कई चुन्नी लाल हर पलटन में हैं। तो हर पलटन में इतने चुन्नी लाल हैं, और ये जो वीरता की पूरी गाथा है, दैट मेक्स यू सिक्योर। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि भाई एक
एक दो आदमी दस्ते निकल गए, पहलगाम क्यों हुआ? वैलिड क्वेश्चन। बट उस पहलगाम को रोकने के लिए आप देखिए कितने चुन्नी लाल पैदा होते हैं। और ये एक भारतीय सेना की एक ट्रेडिशन है। भारतीय सेना इज द ओनली सेना वेर यू डोंट गिव रिटन ऑर्डर। नोबडी गिव्स मी एन ऑर्डर टू गो एंड डाई। फिर भी लोग आदेश देते हैं और लोग, आप चुन्नी लाल को उसको इतना बुरा लगा कि मेरे इलाके से लोग निकले कैसे, और एकदम पलट मारता है और थिकेट्स में घुसता है और शहीद हो जाता है। अब ऐसे रोज वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं, उनको इस तरह से नष्ट किया जाता है। तो आपके सवाल जायज़ हैं, बट इसका भी आप ध्यान रखें कि भाई कितना बिल्कुल मुश्किल सर, है शौर्य वहाँ को पे। सलाम है, लेकिन यही है कि हमारे योद्धा जो हैं वो वीर गति को प्राप्त ना हो, बल्कि उनका इतना खौफ हमारा जो रहे, हमारी सेना का, हमारे देश का, हमारी कूटनीति का, कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने से पहले सोचे। दत्ता साहब, शौर्य पर गर्व है, सीना फख्र से चौड़ा होता है। आज भी जब सर ने चुन्नीलाल के बारे में बताया, उनके लिए सम्मान खुद ब खुद, इस तालियां आपने खुद सुनी, अपने आप आया। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आता है कि जब हम ताकतवर हैं हर लिहाज से, तो फिर परमानेंट इलाज करने में दिक्कत कहां आती है? क्या हिंड्रेंस है? क्योंकि अब की बार भी ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज किया गया तो सबने कहा कि भाई जब 4 दिन में यह हालत कर सकते थे तो 4 हफ्ते में तो क्या ही कर देते। बिल्कुल पिनाज, देखिए ऐसा है, एक नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर और एक कंटैक्ट वॉरफेयर में बहुत अंतर है। अभी जैसे जनरल साहब ने चुन्नीलाल का उदाहरण दिया, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूंगा। भारत का हर एक फौजी चुन्नीलाल है। भारत का हर एक जवान जो बॉर्डर में तैनात है वो मारने के लिए और मरने के लिए तैयार है। अब उनमें से किसको मौका लगता है वो उसकी किस्मत की बात है। और ये मैं एक और छोटा उदाहरण आपको दूंगा। आप सबने टाइगर हिल का नाम सुना है ना, कारगिल की जंग में। तो टाइगर हिल क्या है? एक पहाड़ की चोटी जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के कोई 15-20 लोग कब्जा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हमको टाइगर हिल को रिकैप्चर करना है तो हमारी तरफ से क्या हुक्म मिलेगा? मान लीजिए एक डिवीज़न है, डिवीज़न जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद होती है फौज की, नंबर ऑफ ब्रिगेड्स होते हैं। तो उस डिवीज़न को टास्क मिला कि आपका डिवीज़न जो है टाइगर हिल को रिकैप्चर करेगा। उस डिवीज़न के अंदर नंबर ऑफ ब्रिगेड होते हैं जो छोटी टोली होती हैं। तो उस डिवीज़न के किसी ब्रिगेड को टास्क मिलेगा आप टाइगर हिल पकड़िए। उस ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियन होंगी। अब उस बटालियन को, किसी एक बटालियन को हुक्म मिलेगा कि नंबर 1 बटालियन आप जाके कैप्चर करें। अब एक बटालियन के अंदर तो तकरीबन 800-1000 आदमी होता है। 1000 आदमी तो पहाड़ पे नहीं इकट्ठा चढ़ सकता। तो उस बटालियन के अंदर कंपनी होती हैं। तो कंपनी में होगा के अल्फा कंपनी लीडिंग, के अल्फा कंपनी आगे जाएगी, ब्रावो कंपनी पीछे, चार्ली कंपनी उसके पीछे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा आदमी नहीं भेज सकते आप। तो उस अल्फा कंपनी में 3 प्लेटून होती हैं, हर एक प्लेटून की नफरी 30-30 आदमी की। तो अल्फा कंपनी बोलेगा नंबर 1 प्लेटून लीडिंग। तो अभी टाइगर हिल को पकड़ने के लिए एक डिवीज़न को हुक्म मिला, लेकिन हमला मारने के लिए कितने जवान चढ़े ऊपर? 30 में भी जो आगे 10-15 जवान जो पहला असॉल्ट मार के उसका बंकर बर्बाद करेंगे, उससे आपकी फतेह होगी, झंडा लहराया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है वो पूरे डिवीजन का हर एक आदमी चुन्नीलाल था। उस डिवीजन में से किसको मौका मिला टाइगर हिल पे जाके हमला करके पाकिस्तानियों को मारने का? उसको फिर तकमा मिला, भारत की फौज की जीत हुई। कहने का मतलब यह है, अभी मैं आपके सवाल पे आता हूं कि हम इतने तगड़े हैं तो हमने क्यों नहीं काम खत्म कर दिया। 71 की जंग में बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जब इंदिरा गांधी मैडम ने हमारे चीफ को, तब उस समय जो हमारे आर्मी के चीफ थे, बाद में फील्ड मार्शल बने, जंग लड़ने के बाद मुनीर की तरह नहीं, तो उनको बोला कि साहब बांग्लादेश लिबरेट कर दें। तो उन्होंने बोला मैडम मेरे को कम से कम 6 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, और जब मेरी तैयारी हो जाएगी मैं अपने तरीके से करूँगा, अपना समय चुनूंगा। बड़े फैक्टर होते हैं उसके अंदर, बर्फ़ कब गिरेगी, बरसात कब ख़त्म होगी, रास्ते कब ठीक होंगे, और कितना हमें विंडो मिलेगा उस ऑपरेशन को करने के लिए। जब हमने अब सिंदूर किया, हमने एक टेररिस्ट सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। हमने पीओके को आज़ाद करने के लिए या पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया था। जिस दिन भारत की गवर्नमेंट, भारत की फौज गए बोल दे साहब अभी आप पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, कितना समय चाहिए आपको?
1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आप बताएं आपको क्या हथियार रचना चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, हम देंगे। तो भारत की फौज एकदम उसका प्लान चालू कर देगी और जिस दिन हुक्म मिलेगा समय चुन के, अपना समय, टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर चूजिंग, हम उस जंग को शुरू करेंगे और जंग को खत्म कर देंगे। तो मैं गारंटी देना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम को कि जिस दिन भारत की गवर्नमेंट ने भारत की फौजों को ये हिदायत दे दी कि आप प्लीज गो ऑल आउट, वी वांट दिस थ्रोन टू बी टेकन आउट फ्रॉम आवर साइड परमानेंटली, तो पाकिस्तान की खैर नहीं, उसके न्यूक्लियर वेपन शैपन धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, अगर वो एक न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, हम 20 करेंगे। भारत तो फिर भी बहुत बड़ा है, हो सकता पंजाब थोड़ी बहुत तबाही हो जाए, लेकिन हमारा सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया बच जाएगा। पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान की आवाम को सोचना है, क्या वो एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं कि कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं। ठीक है, कपूर साहब, ठीक है, जोश अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। तो हमने इस बार देखा कि ठीक है, युद्ध आप जीतिए, लेकिन अपनी कैजुअलिटीज, अपना नुकसान सबसे कम हो, ऐसी भी तैयारी रखिए, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने दिखाया भी। तो किस तरह के आधुनिक हथियार, किस तरह के रिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं और भविष्य के लिए क्या जरूरतें हैं? सर, यस सर। जो इस वक्त दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो 3.5 साल के करीब उसका समय हो गया। जब प्रारंभ हुआ था तो किसी ने बोला था कि ये कुछ ही हफ्तों की बात है या कुछ ही दिनों की बात है, रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। ऐसे ही 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो लोगों को उम्मीद थी कि जैसे पिछले युद्ध थे, कोई 6 दिन में ख़त्म हुआ, कोई 1 हफ्ते में ख़त्म हुआ, तो ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से अभी करीब 2 साल होने को आए हैं, वो युद्ध अभी तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर अब प्रोलॉन्ग वॉर हो गई है। और आपका जो प्रीवियस प्रश्न था जनरल दत्ता से, उसके संक्षिप्त में कहूँगा कि हर युद्ध से पहले या हर skirmish से पहले एक लेट डाउन ऑब्जेक्टिव होता है जी, और जब वो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, समझदारी उसी में है, आप वापस आ जाओ। तो भारत का वो जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ था उस टाइम पे, जो भी लीडरशिप ने डिसाइड किया था, उस 88 आवर्स या 90 आवर्स के युद्ध के बाद वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, इसीलिए भारत वो रुक गया। अब जब हम नया ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, जब कोई नई सिचुएशन आएगी, रणनीति उस हिसाब। बट ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे सबक हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त काम कर रही हैं। हमें लंबे युद्ध की तैयारी करनी है। हमें, जैसे जनरल शुक्ला ने कहा कि स्पेस, ISR और जो टेक्नोलॉजी है AI, जैसे इस युद्ध में भी, ऑप सिंदूर में भी हमने पाया कि हमारे एयर डिफेंस जो लगाए थे वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड थे IACCS के साथ। हमारे 2 लोग, मैं कई फोरम्स में पहले भी कह चुका हूँ, इस ऑप सिंदूर की जीत के लिए 2 लोग जो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक डॉक्टर मनोहर पारिकर। इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स की नींव रखी और उसको पुश किया बनाने के लिए। एंड डॉक्टर मनोहर पारिकर जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने S-400 और राफेल जहाज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से खरीदवाए अगेंस्ट ऑल दिस थिंग, एंड विच हैज कम हेल्पफुल नाउ। तो इस वक्त जो हम तैयारी कर रहे हैं वो आगे भविष्य के लिए कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारी तीनों सर्विसेज इस वक्त अपने इक्विपमेंट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं और कंबाइंड फ्रंट के लिए तैयारी हो रही है। तो तैयारी पूरी है, हथियार भी एडवांस बनाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस बार नेवी को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अगली बार हम समंदर के रास्ते से भी दुश्मन को सबक सिखाएंगे। समुद्र के रास्ते से अब जो भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी है वो इतनी बड़ी है, जो रीच है, कि वो समुद्र के तट से कुछ किलोमीटर से ही उस देश पाकिस्तान को उसका जो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर सकती है, क्योंकि आपकी कमर्शियल ट्रेड बंद हो जाएगी, आपके देश में तेल नहीं आएगा, खान प्रदान नहीं आएगा, कोई बाहर की फौज आपको हेल्प करने नहीं आएगी।
तो इकोनॉमिकली आप उस देश को चोक कर दोगे कि आपके देश में आपके कोई मालवाहक जहाज नहीं आ रहा, इकोनॉमिकली आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो 13-14 दिन अगर सोचिए, अगर नेवी आपका जो पूरा ब्लॉकेड बना के बाहर बैठी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें दिखता नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल फाइट नहीं हो रही है। लेकिन एक पनडुब्बी कम से कम 50 उनके जहाज को बांध देती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा के पूरे एक उनके इस्लामाबाद, कराची, सबको कहते उनके जो टारगेट्स हैं, उनके पास जो भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं, उनके मिसाइल्स हैं, उनके वेपन सिस्टम्स हैं, उनके अंदर वो लैंड बेस्ड टारगेट भी फेड हैं। उनकी नेवी की इस बार आप देखेंगे, देखा होगा आपने सिंदूर में, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। वो घर में ही उनकी नेवी अपने पोर्ट से भी बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि भारतीय नौसेना ने उनको बाहर से ही जकड़ के रख दिया था। तो ये बात जरूरी नहीं है फायर करने की जरूरत है, जो अगर मुट्ठी बंद है तो आपको ताकत दिख रही है उनको कि हमारे देश के बाहर बैठी है। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने घुटने टेक दिए, उनके डीजीएमओ ने फोन करके सीज फायर की मांग की। इसके पीछे तीनों फोर्सेस का हाथ है। एयरफोर्स और आर्मी ने जो डिसीजन लिया था कि इनके टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया जाएगा, वो किया उन्होंने। अगर हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक किया तो हमने भी उनके बाकी मिलिट्री बेसिस को खत्म किया। लेकिन हम अगर ये अगर नहीं मानते तो इनका कंट्री कहते हैं हुक्का पानी पूरा बंद था, इनके इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो जाते हैं। जो नेवी करके बैठी थी, जब आपकी नेवी बाहर ही नहीं निकल पा रही है तो लड़ेगी कैसे? तो ये सारी चीजें, ये क्षमता पूरी जो भारत की जो नेतृत्व है समझती है कि नेवी का क्या रोल और क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, हम मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं उसको, और ज्यादा वेल इक्विप्ड भी कर रहे हैं लगातार। मॉडर्नाइज करना तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा हम उनसे 4 कदम आगे ही चलते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बिल्कुल आधुनिक हैं और इतने और मेड इन इंडिया हैं। अब वो समय चला गया कि भारत किसी पे निर्भर नहीं है, हम अपनी क्षमता पे लड़े, हमने किसी से मांग के नहीं कुछ लड़ाई की है ये तो। और इसके आगे हमारा उस टाइम पे एक चार्टर नहीं था, इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं था। तो जो हमने जितना करना था अपने प्लान के हिसाब से किया और आगे के लिए तो इस बार ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव किया है। आगे के लिए हम तैयार हैं। अगर परंपरागत युद्ध जिसमें हमें हर फ्रंट से दुश्मन के लिए तैयार रहना होगा और मल्टी फ्रंट खुलते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा, तो उसके लिए लगातार हथियार भी प्रोक्योर कर रहे हैं और कूटनीतिक लिहाज से भी कोशिशें जारी हैं। कुछ और सवाल हमारे ऑडियंस की भी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ। जैसे अभी जो है सारे देश चीन और अमेरिका और रूस जो है भारत के साथ आ गए हैं, तो पाकिस्तान को अभी भी दुश्मन मानना चाहिए या जो है मजाक? अच्छा, ठीक है सर। देखिए, आज जो है ना, हम विश्व की क्या नंबर 4 इकोनॉमी है या नंबर 3 इकोनॉमी। नाउ दैट यू आर इन द बिग लीग, आपका कोई दोस्त नहीं है। योर राइज विल बी अंडरमाइंड बाय फ्रेंड्स, एडवर्सरीज, नेबर्स अलाइक। सब आपसे ईर्ष्या रखते हैं। कोई नोबडी विल लेट यू राइज। तो देखिए, हमें करना क्या चाहिए? जो अभी हमने जोश किया बहुत अच्छी बात है, बट जैसे पिनाज कह रही थी, होश की भी ज़रूरत है। अब चीन के साथ आप देखिए मसला क्या है। हमारी इकॉनमी है $4 ट्रिलियन, उसकी इकॉनमी है $18 ट्रिलियन। जो शक्ति असंतुलन है दोनों देशों के बीच, उसमें जो सैन्य विभाग का भाग है वो है $450 बिलियन। अब उसका क्या किया जाए, ये हमें सोचना है कि नहीं? उसका एक ही जवाब है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ यूक्रेन से, और फिर उससे आपको पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं और चतुराई से, विवेक से। यूक्रेन के पास जब युद्ध शुरू हुआ तो ना नौसेना थी ना वायुसेना, एक जहाज नहीं था, 3 कुछ F-16 मिले थे और एक भी कोई नौसेना नहीं थी। बट उसके सामने मुश्किलात आई। रशिया सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के दम पे उसने 3 साल तक रूस को, इट हैज़ केप्ट रशिया एट बे। कैसे किया? देखिए, एक मिसाल देता हूँ आपको, ड्रोनरी। मैं 2022 में मैंने अवकाश प्राप्त किया, ड्रोन्स का नामो निशान नहीं था हमारे आर्मी में, किसी भी आर्मी में नहीं था। उन्होंने लिए वेडिंग ड्रोन्स, जो आपके शादी के ड्रोन्स है ना, जी जी, शादी के ड्रोन लिए, उसमें कैमरा लगाया, चिप लगाया। देखा तो साहब, आप चेक कैमरा लगा दो, चिप लगा दो, सो दे कैन ऑटो नेविगेट, दे कैन ऑटो सेलेक्ट टारगेट्स। बैटरी अच्छी की, रेंज बढ़ी 100, 200, 3000 किलोमीटर। और इतनी उन्होंने ड्रोनरी, एक नई आर्ट एंड साइंस पैदा कर दी है, जिसके फलस्वरूप इस साल
वो 8 मिलियन ड्रोन्स खरीद रहे हैं, आर्टिलरी से भी ज़्यादा। टैंक्स तो हिल नहीं सकते। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बिकॉज यू आर द यंग लॉट हियर, आपको देखना है कि हम तकनीकीकरण कैसे करें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बाकी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एक अगर हमारी कमज़ोरी है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एआई, क्वांटम, ये अब सब कहने की बातें नहीं। इन सब से युद्ध का जो चरित्र है उस पर गहरा फर्क पड़ रहा है। तो हमको अगर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करनी है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे बहुत तवज्जो दें। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए हमें तैयार रहना होगा। जी, सवाल। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत, रसिया और चाइना में मीटिंग हुई और भी देशों की, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात है नहीं, लेकिन क्या हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कई बार उसने पीछे से वार भी किया है, बहुत बार उसने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो क्या हमारा एक दुश्मन पाकिस्तान तो है ही, बट उससे जो बड़ा दुश्मन है वो चाइना है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि लगभग हर किसी के घर में चाइनीज सामान हमारे यहाँ रहता है। तो क्या हम उसको बायकॉट करके कैसे हम आगे बढ़ सकते ठीक हैं? है, तो चाइना पे भरोसा और चाइना का समाधान, दत्ता साहब। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, चीन और पाकिस्तान, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद हमारी ज़मीन किसने कब्जाई? चीन ने। और उस समय की हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, उनकी अपनी जो सूझबूझ रही होगी, अब मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, उन्होंने इन दोनों को एक अलग प्रकार से डील किया और जो रिस्पॉन्स भारत की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चाहे वो अक्षय चिन्ह हो या उसके बाद में जो जिस प्रकार चीन बढ़ता चला आया हमारे पूरे लद्दाख के इलाके में और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, बाद में 1962 में जो उन्होंने किया, और पाकिस्तान ने जब हमला करके रज़ाकार भेजे, रज़ाकार के नाम से थी वो पाकिस्तान की फ़ौज। अगर उस समय भी हम भारत की फ़ौज इनको धक्का मार के पीछे कर रही थी, अगर सीज़ फायर नहीं होता तो भारत की फ़ौज आज नहीं तो कल पाकिस्तान की फ़ौज को वापस जो ओरिजिनल लाइन है उससे धक्का मार देती बाहर, और पीओके का कोई मसला नहीं होता। और जहाँ तक चीन का सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ने चीन की बहुत मदद करी। हमारे वहाँ फौजी भी गए, हमारे डॉक्टर भी गए। ये जो अभी आज़ादी का इन्होंने जश्न मनाया ना, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो अभी क्या है कि चीन एक ऐसा देश था कि जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी काबिज हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा भी ये मुल्क जो अभी अनस्टेबल है, इन्हें कुछ पता नहीं, इनका इलाका कब्जा कर दो, आगे चल के काम आएगा। और उसने इसी माध्यम से तिब्बत पे भी कब्जा कर दिया और हमने उसको मान लिया। हमने मान लिया कि ये चीन, तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है। हम नहीं मानते, हम बिल्कुल उस पर एनीवे, वो तो हो गया जो होना है। अभी चीन भी आपका पड़ोसी है और पाकिस्तान भी आपका पड़ोसी है। अभी दो तरीके हैं, अगर ये तीनों पड़ोसी आपस में भाईबंदी से रहें तो तीनों का भला होगा, तीनों की तरक्की होगी, तीनों की खुशहाली आएगी। पर ऐसा होता नहीं ना सर, अगर हम तरक्की कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि ईर्ष्या ज्यादा आएगी तो हमें दबाने की कोशिश होगी। सवाल कुछ और भी हैं, जल्दी जल्दी वो भी ले लेते हैं। जी सर, आई एम श्रेयसी, आई एम परसुइंग बीएमसी फ्रॉम बेनेट यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुई है, वहाँ पे हमने देखा कि भारत और चीन के रिलेशंस अच्छे हो गए। वी आर लुकिंग एट फ्यूचर ट्रेड रिलेशंस आल्सो विद देम। सो क्या आपको लगता है कि चीन पे वापस भरोसा करना सही बात है? क्योंकि गलवान के टाइम पे हमने देखा था। ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि लगभग वही सवाल है। जी सर, मेरा ये था क्वेश्चन कि मौलाना मसूद अजहर, जो कि उसको बचाने के लिए IC-814 की हाईजैकिंग भी हुई और तमाम जैसे कि पार्लियामेंट अटैक हुए, रेड फोर्ट पे अटैक हुआ, तो वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इस समय क्योंकि वो अटैक करते रहते हैं, या फिर चाइना और बाकी कंट्रीज थ्रेट है? ठीक है, कौन बड़ा थ्रेट है भाई? जी, टेररिज्म या जी ठीक है, ओके प्लीज। हाँ, मैं आपके पास भी आती हूँ, फिर सबके सवाल। मेरा सवाल ये था कि क्या इंडिया की इकोनॉमी आज इस स्टेट में है कि मतलब हम एक लॉन्ग टर्म वॉर को भी फाइनेंस कर सकते हैं? सर, मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन करना। चीन के साथ जो अभी नए संबंध बने, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन गए अभी एससीओ समिट के लिए तो चीन से हमारे रिलेशन इंप्रूव हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देखते हैं टेलीविज़न में, जो आप वो देखते हैं और वो हंस के बातचीत कर रहे हैं, जो असली नेगोशिएशन होती हैं, जो असली बात होती है, वो बहुत अलग होती है। जिस देश जो भी गलवान हुआ 2020 के बाद, उसके बाद कई 3 साल तक तो कोई वही नहीं था भारत और चीन के बीच में संपर्क। ये पिछले 2 साल से चीन ने रियलाइज़ किया कि उनको सबसे बड़ी मार्केट चाहिए,
तो अगर आपने अभी नोट किया होगा तो चीन ने भारत के लिए मानसरोवर यात्रा प्रारंभ कर दी, भारत ने चीनियों के आने के लिए वीज़ा जारी करना स्टार्ट किए। अभी इस साल के अंत तक डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी जो कि कोविड के बाद से बंद है। 584 फ्लाइट जाती थी पर मंथ बिटवीन द टू कंट्रीज, वो बंद हो गई थी। तो अभी किसी को भी चीन जाना होता है या वाइस वर्सा है तो धीरे धीरे जो ट्रेड है वो अपनी तरफ चलेगा। जो उनका लैंड उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके ऊपर जो नेगोशिएशन चल रही हैं वो अपनी जगह चलेंगी। एंड थर्ड जो डिप्लोमेसी है, जैसे ब्रिक्स में क्या योगदान है या G20 में क्या योगदान है या बाकी जो फोरम्स बनाए हैं चाइना ने, SCO, बातचीत अपनी जगह चलेगी, लेकिन ताकत अपनी बना के रखनी है, क्योंककि अगर ताकतवर नहीं होंगे तो हर कोई दबा देगा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो दोनों सवाल थे ना कि भाई हम भरोसा करें या ना करें। 1962 में जो युद्ध हुआ था, हमारी उस टाइम GDP चीन से ज़्यादा थी, हमारी पर कैपिटा GDP चीन से ज़्यादा थी। हमने भरोसा किया। भरोसा किसी पे नहीं करना है। आपने निवारण का नाम सुना है? डेटरेंस। दोस्त पे भी भरोसा तब करो डेटरेंस के साथ। तो मेरा ये मानना है, जैसे मार्शल साहब कह रहे थे, भाई आप बीजिंग शंघाई से 100 फ्लाइट बढ़ाएं, 200 करें, बट जब आप 100 से 200 करते हैं, अपना जो रक्षा खर्च है 0.01 से 0.02 कर दें। तो यानी कि जब तक ताकत नहीं होगी तब तक बराबरी की बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल, आप मेरा आदर नहीं करेंगे अगर मुझ में ताकत ना हो। तो अपनी शब्दावली में ये भरोसा हटा दें और उसमें निवारण डाल दें, डेटरेंस। चलिए, तो ताकतवर होना होगा, और ताकत जब बढ़ेगी आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, तभी बराबरी से बात होगी। और ये हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी देखा है कि ट्रंप जो हैं क्या कुछ कह रहे थे और फिर कहां आकर ठहर गए हैं। अब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं टैरिफ के बाद। तो लगातार आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।